हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। सफर संभाला का शौर्य इस वक्त होटल के अंदर बैठा था। उसके सामने 20 से 30 लोग एक काले मोटे लंबे बाल वाले आदमी के साथ खड़े थे। शौर्य ने उन्हें 10 सेकंड्स दिए थे यहां से जाने के लिए, पर वो लोग नहीं गए। इस वजह से शौर्य ने अपनी चंद्रहास निकाली। जैसे ही चंद्रहास की नोक जमीन पर टिकी, एक किलिंग इंटेंट उसके अंदर से रिलीज हुआ और जमीन पर दरारें गिरने लगी। उसके साथ साथ होटल के अंदर एकदम से ऐसी ठंडक पसार गई जो वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। बाबा महाराज शौर्य को घूर कर देख रहा था, लेकिन शौर्य के हाथ इतनी बड़ी तलवार देखकर वह भी चौंक गया। इतनी बड़ी तलवार इसने निकाली तो निकाली कहां से? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। शौर्य ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने उन लोगों को देखकर एक शैतानी हंसी के साथ मुस्कुराकर कहा, आपका निर्धारित समय खत्म हो चुका है, अब आपको मरना होगा। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार को उनकी ओर दूर से ही 2-4 बार हवा में घुमा दिया। उसके ऐसा करते ही खच खच की आवाज आई और उन आदमियों के शरीर अपने आप कटकर नीचे गिर गए। बाबा महाराज इस नजारे को देखकर डर के मारे कांपने लगा था। उसके सारे आदमी वहां नीचे टुकड़ों में बटे हुए थे। उनमें से एक भी जिंदा नहीं था। बाबा महाराज की सारी हेकड़ी निकल गई थी। उसे अब इतना डर लग रहा था कि वह खुद को शौर्य के उसके पास पहुंचने से पहले मारना चाहता था। तभी शौर्य की वही शैतानी आवाज उसके कानों में पड़ी, तो खुद को महाराज कहता है लेकिन हरकतें तो ऐसी गुंडों वाली करता है। तुझे लोग महाराज क्यों कहते हैं, अब ये भी बता दे, क्या तू कोई साधु है या कोई सन्यासी बाबा जो तुझे लोग महाराज कहते हैं? शौर्य के सवाल पर बाबा महाराज खुद का पसीना पोंछते हुए गड़बड़ी से बोलने लगता है, वो मेरे दादाजी एक नेक इंसान थे। उन्हें लोग महाराज कहते थे। उनके जाने के बाद अब लोग मुझे भी महाराज कहते हैं, पर मैं कोई बुआ, साधु, सन्यासी नहीं हूं। मैं तो बस एक छोटा मोटा गुंडा हूं जो अपने दादाजी के नाम पर लोगों पर हुकूमत करता हूं। प्लीज मुझे जाने दो, हमारे अग्निहोत्री परिवार से अच्छे संबंध है। शौर्य ने जब उसके अग्निहोत्रियों के कनेक्शन के बारे में सुना तो वह विराज की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। विराज उसकी नजरों को समझ गया और उठकर खड़े होते हुए बोला, भाई ये हमारे परिवार की बात नहीं कर रहा है। ये उन अग्निहोत्रियों की बात कर रहा है, बड़े दादाजी के चाचा के परिवार से आते हैं। उनका सांगली के इस इलाके में राज था। ये सुनकर शौर्य ने उस नीचे बैठे आदमी को आखिरी बार देखा और बोला, तुम इस समाज में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें खूबसूरत औरतें दिखाती है तो तुम उनके साथ इस तरह की हरकतें करते हो। तुम्हारी वजह से अब तक कई घर तबाह हो गए होंगे, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने कर्मों की सजा नर्क में जाकर आराम से भुगतो। इतना कहकर शौर्य ने चंद्रहास को उसके सिर में सीधा गाड़ दिया, जिस वजह से उसका शरीर बीच से दो भागों में बट गया। तभी हवा में गोली चलने की आवाज आई और कई सारे पुलिस वाले अंदर आ गए। आने वाले इंस्पेक्टर ने तुरंत शौर्य पर अपनी बंदूक तानी और बोला, अपने हथियार तुरंत नीचे रखो और खुद को सरेंडर कर दो। दिन दहाड़े किसी की हत्या करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। शौर्य के हाथ की चंद्रहास तुरंत गायब हो जाती है और वह उस पुलिस वाले को बिना देखे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। शौर्य की इस हरकत पर वह पुलिस वाला हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर विराज पर पड़ती है। जब वह विराज को देखता है तो वह तुरंत अपनी गन नीचे कर देता है और अपने साथियों को लेकर बिना आगे कुछ बोले निकल जाता है। जाते वक्त वह मैनेजर से कहता है, आज यहाँ कोई खून या मर्डर नहीं हुआ, तुम्हारा होटल जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, तुम्हें इस बात पर कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वह पुलिस वाला वहां से निकल जाता है। मैनेजर पहले तो हैरान हो जाता है, पर जब वह अपने सामने का नजारा देखता है तो वह डर के मारे कुछ नहीं बोल पाता। उसके सामने फैली लाशें अचानक काली आग में जलने लगी और वहां खून का एक कतरा भी नहीं बचा। होटल के अंदर मौजूद पूरा स्टाफ ये देखकर इतना डर गया था कि उनमें से किसी की भी शौर्य के टेबल के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारा का सारा होटल भयान शांति से घिर गया था। उन्हें अब सिर्फ शौर्य के टेबल पर की आवाज सुनाई दे रही थी, जहां वो लोग अपना बचा हुआ डेजर्ट खत्म कर रहे थे। खाना खाने के बाद शौर्य और उसके साथी अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर चारों अपने कुलदेवता के दर्शन के लिए निकल गए।
वहां पहुंचकर पुजारी उनके हाथों विधिवत काल भैरव की पूजा करवाए और फिर भगवान काल भैरव का दर्शन लेने के बाद चारों अपने वापसी के सफर के लिए निकल गए। इधर सांगली के उस होटल में जो हुआ उसकी चर्चा तो हर तरफ हो रही थी, पर कोई भी उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा था। जब वहां के अग्निहोत्रियों को ये बात पता चली तो वो पुलिस वाले के पास गए, पर जो उस पुलिस वाले ने उन्हें बताया वो सुनकर वो लोग वहां से चुपचाप निकल गए। असल में उस पुलिस वाले ने विराज के वहां होने की बात कही थी, और इन अग्निहोत्रियों के लिए बड़े दादाजी का परिवार सबसे खतरनाक और ताकतवर था। इस वक्त वहां शौर्य और विराज दोनों मौजूद थे, जो अकेले ही किसी को भी खत्म कर सकते हैं। उनके सामने ये अग्निहोत्री परिवार कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर कुलदेवता के दर्शन के बाद शौर्य और विराज अपनी पत्नियों के साथ अग्निहोत्री हवेली पर पहुंचे, जो इस वक्त खाली पड़ी थी। परिवार के सारे लोग मुंबई में जो रह रहे थे। इस वक्त उनके आते ही घर के नौकरों ने तुरंत उनके लिए भोजन बनाया और फिर उनके लिए कमरे तैयार कर दिए। जब शौर्य उसके कमरे में पहुंच गया तो कमरे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर बिस्तर पर फूल बिछे हुए थे। पूरा कमरा इत्र की खुशबू से महक रहा था। कमरे में हर तरफ छोटे छोटे कैंडल लगाए गए थे, जिसमें पूरे कमरे का माहौल बहुत रोमांटिक लग रहा था। तभी अद्विका भी शौर्य के पीछे से अंदर आए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी पीछे से घर के दीवान जी की आवाज आई, मालिक, हमें बड़ी मालकिन ने ये सब करने के लिए कहा था। अगर कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिए। शौर्य ने पलटकर दीवान जी को देखा और फिर अपना सिर हिलाया और फिर कमरे के अंदर चला गया। उसके पीछे अद्विका भी अंदर आ गई थी। दोनों के बीच इस वक्त अजीब सी कश्मकश थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। ये उनकी सुहागरात थी। अब आगे क्या करना है और क्या बोलना है, यही दोनों सोच रहे थे। उनके रिश्ते कभी भी किसके आगे बढ़े नहीं थे, और इस वक्त शौर्य और अद्विका उस हद को पार करने के लिए एक दूसरे की तरफ बस देखे ही जा रहे थे। यहाँ का माहौल समझते हुए अचानक सिस्टम शौर्य के शरीर से चंद्रहास और रक्त सम्रागी के साथ बाहर आ गई। उन तीनों लड़कियों को अचानक कमरे के अंदर देखकर अद्विका थोड़ा हैरान हो गई। तभी शौर्य ने उसे शांत करते हुए कहा, हैरान होने की कोई बात नहीं है, ये तीनों मेरे शरीर के अंदर रहती है। फिर उसने चंद्रहास और रक्त सम्रागी का परिचय करवाया। जब सिस्टम के बारे में कहना था तभी सिस्टम अपने क्यूट से आवाज में बोली, मैं एक आर्टिफिशियल सोल हूं जिसे खुद भगवान ने बनाया है। मैं युद्ध के देवता की सहायक हूं। मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, पर हाँ, आप सच में इस खडूस की पत्नी बनने योग्य है। तभी रक्त सम्रागी आगे आते हुए अद्विका के हानुवटी को छुटे हुए बोली, इसे छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखा देना। मैं तो कई प्रयासों के बाद भी इसे रिझा नहीं पाई। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें पहला मौका देती हूँ, पर मैं यही कहूंगी कि इसके ऊपर पहला हक तो फिर भी मेरा है। तुम इसके दिल में रहती हो पर इसका पूरा शरीर मेरा है। रक्त सम्रागी की बातें सुनकर अद्विका को पहले चिढ़ महसूस हुई, पर फिर वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, पता है मुझे कि तुम उसके लिए कितनी खास हो। अब जाओ और हमें डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर तीनों लड़कियां दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन रक्त सम्रागी कहाँ रुकने वाली थी। वो हवा में उड़कर रात के अंधेरे में नए लाइफ एसेंस ढूंढने निकल गई। वहीं चंद्रहास घर के छत पर चली गई और चंद्रमा की कोमल ऊष्मा को अवशोषित करने लगी। यही उसके शक्ति का स्रोत थी। जब तीनों लड़कियां बाहर चली गई कमरे के अंदर फिर एक बार सन्नाटा छा गया। तभी शौर्य ने बगल के टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठा लिया और एक घूंट दूध पी लिया। उसके बाद उसने वही ग्लास अद्विका को दे दिया। अद्विका इतनी नर्वस थी कि उसने पूरा ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया। ये देखकर शौर्य को अब कुछ सुख ही नहीं रहा था। वो तो चाहता था कि इस दूध को थोड़ा थोड़ा बात कर पिया जाए, पर अद्विका है कि जिसने इसे एक ही झटके से खत्म कर दिया। उसके बाद शौर्य ने अद्विका के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने करीब लाया। अद्विका को शौर्य की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। शौर्य ने धीरे धीरे अपने ओंठ उसके ओंठों पर टिक दिए और कुछ देर बाद दोनों इस तरह घुल मिल गए कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह जब उनकी आंखें खुली तो शौर्य ने देखा कि अद्विका उठकर नहाने गई हुई थी। उसने भी तुरंत उठकर बेड को ठीक कर दिया। उसके बाद वह उठकर अपने आप को ठीक करके बेड पर आराम से बैठ गया। उसने अपने मोबाइल पर कई सारे मैसेजेस देखे जो उसके भाइयों के थे। परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर शौर्य और विराज के फर्स्ट नाइट का डिस्कशन हो रहा था। हर कोई विराज और शौर्य को टैग करके मैसेज कर रहे थे। शौर्य ने ये देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया और अपना फोन बगल में पटक दिया।
तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो तीनों लड़कियां शौर्य के सामने खड़ी थी। उन्होंने शौर्य को देखा और खुशी से उसके शरीर के अंदर चली गई। यही हाल कुछ विराज का भी था। उसकी रात काफी रोमांचक थी। जब शौर्य और अद्विका अपने कमरे से नहा धोकर बाहर आए तो विराज और इशिका अपने टेबल पर पहले ही बैठे थे। सभी ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपना नाश्ता चुपचाप खत्म किया और वहां से वापस मुंबई के लिए निकल गए। शौर्य जब शाम को मुंबई पहुंचा तो उसने डायमेंशन के अंदर रहने वालों को तुरंत अंदर भेज दिया। उसके बाद परिवार के बाकी लोग भी अब जाने लगे थे। अग्निहोत्री परिवार के सभी लोग भी अपने अपने सामान पैक करके निकल गए। अब विला के अंदर सिर्फ शौर्य, विराज और उनकी पत्नियां जामवाल, दादाजी का परिवार और तीनों सीईओ और तीनों बहनें ही अंदर बचे थे। शौर्य ने उन सभी को एक बार नजर मिलाकर देखा और आगे बोला, मैं कुछ दिनों तक हिमालय की पहाड़ियों में कुछ अधूरे काम निपटाने जा रहा हूँ। यहाँ मुझे कुछ भूले बिसरे लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने अपने काम पर ध्यान दें। उसके बाद उसने अपनी नजर अपने बहनों के ओर फेरी और बोला, और एक बात अच्छे से याद रखना कि अपने आसपास किसी को भी जल्दी आने मत देना और लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत आना, वरना अगली बार तुम्हें मैं ऐसी जगह डाल दूंगा कि वहां से बाहर आने के लिए तुम्हारी जिंदा बीत जाएगी। शौर्य की आखिरी धमकी सुनकर सभी लड़कियां डर गई। शौर्य एक ऐसा भाई था जो सख्ती के वक्त सख्ती और प्यार के वक्त प्यार दिखाता था। शौर्य ने सभी को समझाने के बाद सभी को अपने स्टोरेज से एक डेथ गॉड बॉक्स दे दिया और इस बार उसने उन्हें अपने खून से एक्टिवेट किया और उन्हें सख्त हिदायत दी, अगर कोई गलत इरादों से उसके परिवार वालों के आसपास आए तो उन्हें उनके कुछ करने के पहले ही खत्म कर देना। शौर्य का आदेश मिलते ही सारे डेथ गॉड बॉक्स में वापस गए और फिर वो सारे बॉक्स शौर्य के परिवार वालों के पास उड़कर चले गए। जब शौर्य को लगा कि सब कुछ सेट हो चुका है तो वह विला से बाहर निकल गया। उसने घोर अंधेरे में आसमान में उड़ान भरी और हिमालय की ओर निकल गया। उसे अब शंभाला पहुंचना था। उसने ठान लिया था कि वो शंभाला के लोगों को ठीक करके ही वापस आएगा। शौर्य ने अपने उड़ाने की रफ्तार बढ़ाई और कुछ ही देर में वह शंभाला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले अपनी आयामी शक्ति का उपयोग किया और उस मुड़े हुए स्पेस को चिर दिया। उसके ऐसा करते ही उसके सामने शंभाला के अंदर का नजारा दिखने लगा। शौर्य ने कई शंभाला में रहने वाले लोगों की मेमोरीज पढ़ी थी तो उससे ये नजारा कुछ खास नहीं लगा। हर तरफ हरे भरे पेड़ थे जो रात के अंधेरे में भी आध्यात्मिक ऊर्जा से चमचमा रहे थे। उन घनी झाड़ियों से घिरी छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियों पर शौर्य ने कई सारी इमारतें देखी जो प्राचीन शैली में बनी हुई थी। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, यहाँ अंदर भी कई आधुनिक चीजें थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी। उन पहाड़ियों के निचले हिस्से में उसने कई छोटे छोटे गांव बसे हुए देखे और उनके आसपास हरे भरे खेत भी उसने देखे। शंभाला का आयाम बहुत बड़ा था और उसका विस्तार किसी छोटे देश से कम नहीं था। शंभाला भूटान और चीन की सरहद पर बसा हुआ था, लेकिन आम दुनिया के लिए ये बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं था। कहते हैं कि चीन का एक सम्राट इस जगह को खोजने निकला था, पर उसकी पूरी उम्र बीत गई मगर वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिर वह इस आशा के साथ मर गया कि एक दिन वह फिर जीवित होगा और इसे ढूंढ लेगा, इसीलिए उसने खुद को मम्मी में बदल लिया। ये खुद को ड्रैगन सम्राट कहता था। आज इस जगह को शौर्य ने आसानी से खोज निकाला था। शंभाला के लोग इस बीच में बाहर की दुनिया में आते रहते थे और यहाँ की आधुनिक चीजों का जान अंदर लाते थे।